गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है केंज का रोजगार सिद्धांत। तो इससे जो पहले वीडियो अपने लेक्चर थे इस लेसन के बारे में, उसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन, एजम्पशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ये सभी स्टडी कर लिए थे। तो आज हम इसमें करेंगे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोजगार तथा उत्पादन निर्धारण के संबंध में दो मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है और केंज के रोजगार सिद्धांत का दो मुख्य कथन है। वो है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अवश्य पाई जाती है। तो इस सिद्धांत केंज के अनुसार अब हम करेंगे कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे दूर करके पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि जहां एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में भी संतुलित हो गई थी, क्योंकि यदि उससे आगे रोजगार बढ़ाया जाता तो कुल मांग है वो कम रह जाती कुल पूर्ति से। तो अर्थव्यवस्था प्रभावपूर्ण मांग के उस स्तर पर संतुलन में होती है जिस पर वह कुल मांग या प्रभावपूर्ण मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में अल्प रोजगार संतुलन या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी स्थापित हो जाता है केंज के अनुसार। तो इस अल्प रोजगार को संतुलन को दूर करके पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो इस अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी पाई जाती है उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुल मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग या कुल मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। कुल मांग दो प्रकार की होती है या दो बातों पर निर्भर करती है। एक उपभोग और दूसरा निवेश। अल्पकाल में उपभोग व्यय स्थिर रहता है, इसलिए निवेश में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। तो जो निवेश में वृद्धि है वो बेरोजगारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी काल पाया जाता है। तो इसलिए निजी निवेशक ये कार्य नहीं करेंगे, तो निवेश बढ़ाने का जो कार्य है वो खुद सरकार को करना पड़ेगा। जब सरकार निवेश बढ़ाएगी तो निवेश गुणक के अनुसार जब जितना निवेश में वृद्धि की जाती है तो आय में
निवेश में की जाने वाली वृद्धि से कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था अलग रोजगार संतुलन से निकलकर पूर्ण रोजगार संतुलन में चली जाएगी। तो क्या किया जाएगा बेरोजगारी की स्थिति में? जब निवेश बढ़ाया जाता है तो कुल आय में निवेश से कई गुना अधिक वृद्धि होती है और इससे कुल मांग भी बढ़ती है। कुल मांग बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का संतुलन है वो हायर लेवल पे होगा, जहां पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। तो ये देखेंगे हम डायग्राम से किस तरह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये हमने OX एक्सिस लिया है और ये OY एक्सिस। अब देखेंगे OX एक्सिस पे हमने क्या लेना है? एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, और OY एक्सिस पे एक्सपेंडिचर या व्यय। एक्सपेंडिचर में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट C एंड I। अब देखेंगे, अब हम कुल पूर्ति तथा कुल मांग फलन ड्रॉ करेंगे। कुल पूर्ति तथा कुल मांग फलन ये है हमारा कुल पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई, और ये यहाँ लेंगे हमने O पॉइंट और यहाँ लिया है Y1। Y1 है वो पूर्ण रोजगार स्तर को दर्शाता है, और ये हमने एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ड्रॉ किया है। अब हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो वो देखो आप, ये है एग्रीगेट डिमांड हमारी, और ये E बिंदु पे इसको कट कर रहा है। तो यहाँ हम इस पे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लेंगे OY। तो जब एग्रीगेट डिमांड AD तथा एग्रीगेट सप्लाई AS एक दूसरे को कुल मांग फलन तथा कुल पूर्ति फलन E बिंदु पर काटते हैं, तो क्या होगा? OY लोगों को रोजगार मिलेगा और Y1 के बराबर जो है लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुल Y1 लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। अब क्या होगा? इतने लोगों को रोजगार देने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रभावपूर्ण मांग है वो कुल मांग पर निर्भर करती है। कुल मांग आगे उपभोग तथा निवेश पर निर्भर करती है। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अल्पकाल में उपभोग व्यय स्थिर रहता है, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। निवेश में वृद्धि करने से कुल मांग फलन है वो AD से AD1 हो जाएगा,
और अर्थव्यवस्था E1 बिंदु पर संतुलन में होगी, क्योंकि E1 बिंदु पर कुल मांग फलन तथा कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस पे देखो Y1 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो अब अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। जितने लोग काम करना या काम करना चाहते थे उन सभी को रोजगार प्राप्त हो गया है। तो ये E1 पूर्ण रोजगार का बिंदु है। और इस पे देखो आप, यहाँ हम ये ड्रॉ करेंगे, ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, इस पे OM, इस पे OM, कुल व्यय बढ़कर ON हो गया। और अब देखो यदि इससे आगे और निवेश को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, इस 1 पॉइंट पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, अभी भी निवेश को और बढ़ाया जा सकता है, तो कुल मांग फलन बढ़कर AD2 हो जाएगा और अर्थव्यवस्था E2 बिंदु पर संतुलन में होगी। और इस बिंदु पर जो रोजगार का स्तर है वो OY1 ही रहेगा, क्योंकि OY1 स्तर पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर संतुलन में है। और पूर्ण रोजगार जब किसी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है तो उससे आगे किसी वस्तु की पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते। तो OY1 इस लेवल से आगे देखो पूर्ति फलन है वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो गया है, इससे ज्यादा पूर्ति नहीं बढ़ सकती। तो इस तरह से केवल और केवल व्यय ही बढ़ेगा। यदि हम इस E1 पॉइंट से आगे निवेश को बढ़ाएंगे तो व्यय है वो बढ़कर ON से OT हो जाएगा। रोजगार और कुल पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट, हम अल्प रोजगार से पूर्ण रोजगार संतुलन में जा सकते हैं। तो अभी हम इसमें अगला जो करेंगे पॉइंट वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और आउटपुट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और आउटपुट, आय तथा उत्पाद का निर्धारण। तो केन्ज के अनुसार आय या उत्पाद रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। आय या उत्पाद का निर्धारण, केन्ज का जो इक्वेशन थी वो क्या था, आय या उत्पाद इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ n। यहाँ y आय या राष्ट्रीय आय या उत्पादन फंक्शन है, n क्या, एम्प्लॉयमेंट रोजगार का, और n क्या था, n इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभाव को मांग पर निर्भर करता है। तो आय तथा उत्पाद का निर्धारण करेंगे वो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, y इज इक्वल टू c प्लस i। y क्या है यहाँ, y इनकम, c कंजम्पशन या उपभोग, और I है वो इन्वेस्टमेंट। अब C क्या होता है, एक इक्वेशन C इज इक्वल टू C0 प्लस dy, और I इज इक्वल टू I कैप। तो ये दोनों की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C0
प्लस वी वाई प्लस आई कैप। तो आई ये C0 क्या है? ऑटोनॉमस कंजंक्शन, स्वचालित उपभोग। बी क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। वाई क्या है? इनकम। आई कैप क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम आय का निर्धारण या आय का डिटर्मिनेशन करेंगे। इस तरह से देखिए, अभी मान ले किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक अवस्था है, प्राइमरी स्टेज, उसमें क्या है? y है 0 और C क्या है? C0 है 25 करोड़ और D है वो 0.75 और I है वो 100 करोड़। किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में आय है वो 0 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वचालित उपभोग 25 करोड़ है, बी सीमांत प्रवृत्ति 0.75 है और जो स्वचालित निवेश है वो 100 करोड़ नहीं, सॉरी, ये है 75 करोड़। अब इस फार्मूले की सहायता से इसको पुट करेंगे तो देखेंगे कि पहली अवस्था में आय क्या होगी और इस अवस्था में कोई आय नहीं है, तो जो उपभोग किया जा रहा है वो पिछली वस्तुओं के आधार पर किया जा रहा है। तो अब इसको इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू C0 कितना है 25 करोड़ प्लस D कितना है 0.75 और y कितना है y कितना है 0 और I कैप कितना है 75 करोड़। तो ये y हो जाएगा 25 करोड़ प्लस 0 प्लस 75 करोड़, तो 100 करोड़। तो इस तरह से जो आय की जो पहली अवस्था है उसमें आय बढ़कर 100 करोड़ हो गई है। y आय जो 0 थी पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में आय बढ़कर 100 करोड़ हो गई है। तो अब जो दूसरी इसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करेंगे, वो y की जगह 100 करोड़ करेंगे। तो ये है दूसरी अवस्था में आय, ये है सेकंड स्टेज में आय। अब थर्ड स्टेज में देखो आय कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू C0 कितना है 25 करोड़ प्लस B कितना है 0.75 और y कितना है, अब आय बढ़कर 100 करोड़ हो गई है। तो y 100 करोड़ और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ जारी रहता है। तो आय देखो थर्ड स्टेज में कितनी हो जाएगी, ये हो गया 75 करोड़ और ये भी 75 करोड़। तो 75 प्लस 75 प्लस 25, तो तीसरी अवस्था में आय बढ़कर 175 करोड़ हो गई। इसी तरह से चौथी अवस्था में आय क्या होगी, ये देखो y इज इक्वल टू C0 प्लस D कितना है 0.75 इंटू ये आय 175 और आगे प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इस अवस्था में आय कितनी होगी 231.0525 करोड़। तो इस तरह से आय बढ़ती जाएगी। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में क्या होगा, गुजरती हुई आय, ये y है वो 400 करोड़ पे पहुंच जाएगी, 400 करोड़ पे पहुंच जाएगी।
और बचत इसमें 75 करोड़ हो जाएगी, जो निवेश के बराबर होगी। तो जब इस 400 करोड़ आय है इसको संतुलित आय कहा जाएगा, क्योंकि इस 400 करोड़ 70 आय पर दो शर्तें पूरी होंगी। पहली है एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी एग्रीगेट डिमांड के, और दूसरी है जो नियोजित निवेश है वो बराबर होगा नियोजित बचत के। S = I। इसको हम एक टेबल से देखेंगे। किस तरह से संतुलित अवस्था कायम होगी ये देखेंगे। यहाँ लिया है हमने y या आय, यहाँ उपभोग कंजप्शन, और यहाँ आगे बचत S = y - C, और आगे निवेश I, और आगे एग्रीगेट डिमांड वो है C + I। C + I। अब हम इसको देखेंगे कि y किस तरह से होती है। y सबसे पहले थी अपनी 0, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 175 करोड़, उसके बाद 300, 350 और 400, 450 और 500 करोड़। और उपभोग है वो यहाँ 25 करोड़, उपभोग है वो यहाँ 25 करोड़। आगे 100 करोड़, 156 करोड़, 250 करोड़, 287.5, 325, 362.5 करोड़, और लास्ट में 400 करोड़। और जो सेविंग है वो -25 करोड़, 0 करोड़, 19 करोड़, 50 करोड़, 62.5 करोड़, 75, 87.5, और लास्ट में 100 करोड़। और जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी स्थितियों में कितना था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 75 करोड़। और एग्रीगेट डिमांड C + I कितनी है, इनको जोड़ेंगे तो 100, ये इन दोनों को 100 + 75 175, ये 156 + 75 231, 325, 362.5, 400, 437.5 एंड 475। इस तरह से ये संतुलन देखेंगे। अब किस तरह से इसमें हमने क्या लिया था, वो इक्वेशन थी हमारी y = C + I, और C था C0 + dy, I था I कैप, तो y आ गया यहाँ C0 + dy + I कैप। और प्रारंभ में हमने आय को 0 माना, तो ये आय इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू, तो आय बढ़कर 500 करोड़ तक पहुंच गई। और जो कंजप्शन है वो 25 करोड़ था, यहाँ 100 करोड़, यहाँ 156 करोड़, 250 करोड़, बढ़ता हुआ 400 करोड़ तक
बचत है वो किस तरह से निकाली गई है। ये y है, y में से आय में से जो भोग कर दिया गया, बाकी बचत रह गई, तो y में से c माइनस कर दिया, तो 0 माइनस 25 माइनस 25, 100 माइनस 100 100, 175 माइनस 156 19, 300 माइनस 250 50। इस तरह से बचत निकाली गई है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का वो सभी स्थितियों में 75 करोड़ था और एग्रीगेट डिमांड है वो है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को जोड़ के निकाली गई है। 25 प्लस 75 100, 100 प्लस 75 175, 156 प्लस 75 231। इस तरह से 400 प्लस 75 475। अब संतुलन उस स्तर पर कायम होगा जहां दो शर्तें पूरी हों। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेकंड इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये देखो दो शर्तें किस बिंदु पे पूरी हो रही हैं। यहाँ देखो एग्रीगेट डिमांड कितनी है, यहाँ 400 करोड़ और एग्रीगेट सप्लाई या आय या कुल उत्पादन कितना है 400 करोड़। तो ये पहली शर्त यहाँ पूरी हो रही है। दूसरी शर्त है यहाँ सेविंग और इन्वेस्ट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ सेविंग कितनी है 75 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितना है 75। तो यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो यह संतुलन का बिंदु होगा इनकम या उत्पादन के। तो इस तरह से ये हम संतुलन बिंदु निकाल सकते हैं। तो ये हमारा केनियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है वो आज हमने किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।